साथियों, आदर्श विद्या मंदिर बल्लूट आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। कोरोना काल में आप सब सुरक्षित होंगे, ये भगवान से प्रार्थना। और आज हम ऑनलाइन कक्षा के तहत कक्षा नवम के सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि इतिहास हमने जो पास्ट यानी भूतकाल में की गई गलतियाँ है उसका हमारे वर्तमान में दोहरान न करें, इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। कहते हैं ना, हर गुजरा इतिहास नहीं होता, हर मास मधुमास नहीं होता और हर पुत्र सुबास नहीं होता। यानी इतिहास के अंदर किन किन घटनाओं को शामिल किया जाए उस पर भी दोहराए नहीं होनी चाहिए। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रांस एक संपन्न देश है वर्तमान में, जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि दुनिया के बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रांति होती क्या है और क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या होता है। विद्रोह का अर्थ होता है सशस्त्र सेना द्वारा किया गया आंदोलन, और क्रांति का अर्थ होता है किसी के नेतृत्व में किया गया, जिसकी पृष्ठभूमि होती है, जिसके पीछे कोई तात्कालिक कारण न होकर उसकी एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि होती है, उसे क्रांति कहा जाता है। तो हम जान सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। हमारी जो 1857 की क्रांति थी, जिसे हम आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, तो किन प्रकार वो किसी न किसी प्रकार से जो ये प्राचीन क्रांतियाँ हुई थी उनसे संबद्ध है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसके कारण क्या थे, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी। तो ये जो कालक्रम है घटना का, इसको हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ले सकते हैं। आपके दिमाग में ये प्रश्न कर रहा होगा कि सदी क्या होती है। सदी का अर्थ होता है 100 वर्षों का समय, जिसको सदी कहते हैं। तो एक सदी यानी 100 वर्षों का समय, तो हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि 1700 से लेकर 1800 तक जो समय है ये एक सदी है, जिसको हम 18वीं सदी के नाम से जानते हैं। और 1700 से 1800 से ये 18वीं सदी हो गई। तो वर्तमान में 2020 चल रहा है, तो ये कौन सी सदी होगी, 21वीं सदी। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो अब स्पष्ट हो गया होगा आपके कि किस प्रकार से 100 वर्षों के समय को सदी के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में अगर प्रश्न बने कि फ्रांस की क्रांति कौन से सदी में हुई थी, तो 18वीं सदी में, और एग्जिट इसकी डेट पूछ ले तो 14 जुलाई 1789। तो उस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर में एक प्रकार से आतंक का माहौल था। आतंक का मतलब जनता में जब डर और भय का माहौल होता है तो उसे आतंक का माहौल कहा जाता है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह का अर्थ क्या होता है, जब किसी बात को उसके जो स्पष्ट वक्तव्य होता है उसमें प्रकट न करके उसमें कुछ न कुछ बातें मिलाकर कही जाती है, उसको अफवाह समझ सकते हैं आप। तो अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। तो अब जब नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया जाएगा तो क्या जनता चुप बैठेगी? जनता बगावत करेगी। तो लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए। पेरिस में एक बहुत बड़ी इमारत है टाउन हॉल, वहाँ पे एकत्रित हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। जनता के साथ जब अत्याचार होते हैं, निरंकुश शासन द्वारा उसके जो हक होते हैं उनका हनन होता है, तो जनता बगावत करती है।
अब जनता ने जब बगावत की तो उनको सेना के साथ लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए थे। तो हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब जनता ने मन ही मन ठान लिया था कि वो चुप बैठेंगे नहीं, और जो ये निरंकुश शासन है उसके प्रति हथियार उठाने ही पड़ेंगे। अत्याचार, कहते हैं ना कि अत्याचार सहन करना अत्याचार करने के बराबर ही है। तो जनता ने भी एकमत होकर यह सोच लिया था कि अब बगावत के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा है, तो उन्होंने बगावत करने का निर्णय कर लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उस समय जो फ्रांस में शासन था वो बुर्बो राजवंश का था, और बुर्बो राजवंश के लुई 16वां उस समय शासक था। फ्रांस के अंदर जनता के द्वारा असंतोष की स्थिति तो लुई 14वें से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कालांतर में लुई 16वां जब राजा बना तब स्थिति और भी भयावह हो गई। लुई 16वां था, वो 20 साल की उम्र में फ्रांस का सम्राट शासक बनता है, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से होता है। फ्रांस के शासक लुई 16वें पर उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट का बहुत प्रभाव था। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में ज़बरदस्ती प्रवेश कर गए। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। बास्तिल फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बहुत बड़ा किला है सम्राट का, और वहाँ पे ही हथियार और गोला बारूद रखे जाते थे, और उनको जनता को ऐसा आभास था, ऐसा उम्मीद थी कि हथियार वहाँ पे और गोला बारूद वहाँ पे मिल सकते हैं। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में वहाँ बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया, और कैदी थे बास्तिल दुर्ग में बंदी थे, उनको छुड़ा लिया गया। आगे हम पढ़ेंगे कि लुई 16वां जब शासक बना उस समय फ्रांस की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। किस प्रकार से फ्रांस का सम्राट था वो जनता की मांगों को पूरा न कर विलासिता में डूबा रहता था। बास्तिल के किले को ध्वस्त करने का उद्देश्य क्या था या कारण क्या था? क्योंकि बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था और सम्राट वहाँ रहता था, तो ये सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, जिसके कारण से बास्तिल किले पर पहले गाज गिरी। लोगों ने किले को ढा दिया और जो उसके अवशेष थे वो बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। यानी जनता शासक से इतना त्रस्त हो चुकी थी, शासन से इतना त्रस्त हो चुकी थी कि किले को ध्वस्त कर उसके अंदर जो भी सामग्री थी उसको भी वो सहेज कर रखना चाहती थी, ताकि इस अविस्मरणीय पल को अपने जीवन में से कभी मिटा न सके। तो इस प्रकार से लोग इतनी घृणा करते थे। इस घटना के बाद पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और भी संघर्ष हुए। अधिकांश जनता के संघर्ष में शामिल होने का कारण क्या था? तो उस समय कहते हैं मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होती तो जनता बगावत करती है। उसमें जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, तो वहाँ पे पाव रोटी चलती है, तो पाव रोटी की कीमतें बहुत ही बढ़ गई थी और महंगी कीमतों पर आम आदमी तो उसको खरीद भी नहीं सकता था। इस कारण से बढ़ती कीमतों के कारण वहाँ पे विरोध होना शुरू हो गया था। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा। आगे हमने पढ़ा था कि कोई भी घटना है या कोई भी क्रांति है वो कोई तात्कालिक परिणाम नहीं होती। एक लंबे समय की विभिन्न घटनाओं को मिला जुला कर कड़ियों के रूप में जोड़ा जाए
तो क्रांति होती है वो लंबे समय का परिणाम होती है। जनता जब त्रस्त होती है या निरंकुश शासन का पाप का घड़ा भर जाता है तब जाके क्रांति होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लुई 16वां की जो नीतियाँ थी वो फ्रांस की क्रांति का आधार बनी। तो अंत में ये जितना भी लंबा घटनाक्रम था इसका जो अंत होता है वो फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां उसके फांसी दिए जाने के बाद में क्रांति का पट्टाक्षेप होता है। आप ये चित्र देख सकते हैं कि किस प्रकार से बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया गया। देखो आप, जनता ने किले को घेर लिया है और बारूद और गोला बारूद के प्रयोग द्वारा इस किले को ध्वस्त किया। ये प्राचीन समय में चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र है, बास्तिल किले का ध्वंस। तो फ्रांस की क्रांति की ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, बास्तिल किले का पतन, क्योंकि जब जनता ने बगावत कर किले को ध्वस्त किया तब ये स्थिति आई। क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस प्रकार से था। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां रोमन अंकों में लिखा हुआ है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होता है। उसकी आयु 20 वर्ष होती है। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से होता है। तो जब वह उसका राज्यारोहण होता है उस समय राजकोष होता है वो रिक्त होता है। अब राजकोष रिक्त होता है तो राजा को उसी अनुसार चलना चाहिए, ज़्यादा मितव्ययता के साथ में चलना चाहिए ताकि वो जनता को भी संतुष्ट रख सके और कुछ ऐसी नीतियाँ बनाकर राष्ट्र को भी संभाल सके। लेकिन बुर्बो राजवंश का जो लुई 16वां था उसने इस प्रकार के जो नियम थे उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस समय फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में भी युद्ध चल रहे थे। इंग्लैंड और यूरोप के अमेरिका के मध्य युद्ध से फ्रांस अमेरिका का साथ दे रहा था, जिसके कारण से लंबे युद्ध बार बार लड़ने के कारण फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। और उस समय जो वर्साय के महल, जो राजकोष राजा जहाँ रहते थे वर्साय के महल कहलाते थे, बहुत ही विशाल महल थे ये, और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की बहुत फिजूल खर्ची थी, ये अलग से था। उस समय जो फ्रांस की मुद्रा थी वो लिव्रे थी और इसमें फ्रांस की सरकार पर इतना टैक्स या इतना ब्याज, इतने कर हो गया था कि सरकार द्वारा उसको झेलना भी मुश्किल पड़ गया था। उस समय अमेरिका के 13 उपनिवेश, अब ये उपनिवेश क्या होते हैं? उपनिवेश आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। उपनिवेश का अर्थ होता है कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा कमज़ोर राष्ट्रों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने अधीन कर लिया जाता है। वो कमज़ोर राष्ट्र उन शक्तिशाली राष्ट्रों के उपनिवेश कहलाते थे। तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी। तो इसलिए फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया। जिस प्रकार से हमारी मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, इसी प्रकार से फ्रांस की मुद्रा थी लिवरे। तो इस प्रकार से कर्ज जुड़ गया था और पहले से ही उस पर 2 अरब का लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। स्थिति बहुत ही विकट थी और सम्राट था वो ऐसी स्थिति में भी अपनी शान शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची कर रहा था, जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति आई कि फ्रांस की क्रांति के पटाक्षेप से ये सब स्थिति संभली। आगे हम पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो जैसे हमारे भारत के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो भारत में पहले 2 ही वर्ग थे, पूंजीपति और मजदूर वर्ग।
उसके बाद में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ पे एक और नए वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में एक लंबी गहरी खाई पूंजी के आधार पे हुई, क्योंकि जितने भी संसाधन थे उन पे अधिकार था वो पूंजीपति वर्ग का था, और मजदूर वर्ग तो केवल मजदूरी करके ही उनके सामने नौकर बन के रहे। इसलिए अमीरी और गरीबी के बीच में ये खाई थी वो और गहरी होती गई। धीरे धीरे भारत में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसी प्रकार से फ्रांस में थे, फ्रांस का समाज भी 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसको हम एस्टेट के बारे में समझ सकते हैं। एस्टेट का मतलब होता है फ्रांस का समाज प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। इस प्रकार से फ्रांस का समाज भी 3 एस्टेट में बटा हुआ था। सरकार से कर्जदाता, अब स्थिति आगे पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से जनता के ऊपर जो ये बोझ था वो सरकार द्वारा डाल दिया गया। अब सरकार से कर्जदाता थे ब्याज ज़्यादा मांगने लगे थे, तो फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बहुत बड़े बजट का बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। इसलिए उसने जनता पे कई सारे टैक्स बढ़ा दिए। अब जब सरकार पे स्थिति विकट आती है तो सरकार जनता पे कर बढ़ा के उस स्थिति को ठीक करने, नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा या सम्राट द्वारा फिजूल खर्ची तो रोकी न जाकर जनता पे कर बढ़ाने का कार्य ज़्यादा किया जा रहा था, जिसके कारण से जनता और भी उग्र हो गई और ये क्रांति और भी उग्र हो गई। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे।